आप कहते हैं कि आप असाधारण कार्य करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। क्यों? मुझे लगता है आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जीवन इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण है कि जब तक आप इसमें अपनी पूरी ताकत नहीं लगा देते, तब तक बहुत अधिक संभावना है कि यह आपको कड़वा बना देगा और फिर आप अच्छाई के बजाय अंधकार के पक्षधर बन जाएंगे। आप जानते हैं, यह तथ्य कि जीवन छोटा है और कभी कभी क्रूर भी हो सकता है। यह आपको डराकर छुपने और बचने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन आप इसे उल्टा भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब आप वैसे भी पूरी तरह इसमें शामिल हैं, तो क्यों न वे जोखिम उठाएं जो साहसिक हैं। और यह समझना बहुत अच्छी बात है। और इस संदर्भ में यह समझना भी उपयोगी है कि सच्चाई से अधिक साहसिक कुछ भी नहीं है। यह वह बात है जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। ठीक है, आप अपनी बातों को इस तरह गढ़ सकते हैं कि आपको जो चाहिए वह मिल जाए। आप जानते हैं, और लोग ये हमेशा करते हैं, वे अपनी बातों को इस तरह गढ़ते हैं ताकि वे उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेने से बच सकें जिनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। वे अपनी बातों को इस तरह गढ़ सकते हैं कि उन्हें वह लाभ मिल जाए जिसके वे वास्तव में हकदार नहीं हैं। यही आप करते हैं जब आप किसी को छलते हैं। इसमें समस्या यह है, आप कह सकते हैं, अगर मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है तो ऐसा क्यों न करूं? और इसका जवाब यह है, आप हमेशा ये सबसे अच्छी तरह नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, और आप जो चाहते हैं उसमें भ्रमित हो सकते हैं। और यही वह भ्रम है जिसका लोग पीछा करते हैं, अगर वे शक्ति का पीछा करते हैं। अगर आप इसके बजाय यह तय करते हैं कि आप वही कहेंगे जो आपको सच लगता है, तो आपको परिणामों को छोड़ना होगा। आप सोच सकते हैं, मैं परिणामों को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जो हो रहा है उस पर नियंत्रण रखना चाहता हूं। लेकिन तब आप जो खो देते हैं वह है रोमांच, क्योंकि अगर आप यह नियंत्रित नहीं करते कि क्या हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। और शायद यही रोमांचक है, और वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आपको यह अतिरिक्त लाभ भी मिलता है कि अगर आप वही कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको सच लगता है, और उसी तरह से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको सबसे उपयुक्त लगता है, वह वास्तव में आप हैं और आपके पीछे वास्तविकता की ताकत है। स्पष्ट रूप से यही आपके पास होता है अगर आप कोशिश कर रहे हैं। कहिए कि सत्य में जीना, क्योंकि आपके पीछे वास्तविकता की ताकत है, ये एक अच्छा सौदा लगता है। तब आपके पास वास्तविकता भी है और रोमांच भी। तो ये नैतिक दायित्व क्यों है? अगर आप छुपते हैं और अपने भीतर जो है उसे बाहर नहीं लाते, और जो कुछ आप दुनिया में ला सकते हैं उसे नहीं लाते, और आप निंदक और कड़वे हो जाते हैं, तो आप बहुत अंधेरे काम करने लगेंगे। तो न केवल आप दुनिया में वह नहीं जोड़ेंगे जो आप जोड़ सकते थे, बल्कि आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो सक्षम हैं और अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें नष्ट करने के लिए काम करेंगे। तो यही नरक का रास्ता है। परम आदर्श भी परम न्यायाधीश है, क्योंकि परम आदर्श वह चीज है जिसके सामने आप बहुत पीछे रह जाते हैं, और यह इतना दर्दनाक हो सकता है कि आप शायद ही उसे सहन कर पाएं। लेकिन फिर आप दो काम करते हैं, मेरा मानना है। एक, आप आदर्श को थोड़ा नीचे लाते हैं, और दूसरा, अपनी संभावनाओं का मूल्यांकन ऊपर उठाते हैं। और मेरा आदर्श को नीचे लाने से क्या मतलब है? अगर आप अपनी तुलना किसी और से या अपने ही भविष्य के स्वरूप से कर रहे हैं, और वह अंतर इतना पीड़ादायक है कि आपको पंगु बना देता है, तो आपने एक ऐसा अजगर बना लिया है जिसे काबू करने के लिए आपके पास साधन नहीं है। तो आपको करना यह है कि आपको उस अजगर को उसके आकार तक छोटा करना होगा, और आपको उस अजगर को इतना छोटा करना है कि वह इतना हो जाए कि आप उसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब मान लीजिए आप यहां हैं और आपका आदर्श यहां है, और वह अंतर असहनीय है, तो आपको उस अंतर को कम करना होगा, क्योंकि आप एक ही झटके में जहां हैं वहां से परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। इसमें क्रमिक कदम होंगे, तो आपको उस प्रगति के क्रम को भरना होगा, इतनी उच्च रिजोल्यूशन वाली कल्पना के साथ कि आप आगे बढ़ना शुरू कर सके। और फिर आपको सहारा मिलना चाहिए। एक और सुसमाचार टिप्पणी है जो बहुत दिलचस्प है। ये एक सिद्धांत से जुड़ी है जिसे मैथ्यू प्रिंसिपल कहा जाता है। और मैथ्यू प्रिंसिपल ये है कि जिनके पास सब कुछ है उन्हें और अधिक दिया जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। अब ये कठोर है क्योंकि इसका अर्थ है कि वास्तविकता इसी तरह काम करती है। जब आप ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसे जाते हैं, है ना?
और ये काफ़ी अच्छा है, ये इससे कहीं बेहतर है। लेकिन जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो आप ऐसे ही जाते हैं, है ना? ये कुछ ऐसा है जैसे ढलान ढलान फिर खाई। ठीक है, तो आप ढलान वाले रास्ते से बचना चाहेंगे। अगर ऊपर चढ़ने का रास्ता ऐसा है जो कि घातांकीय या ज्यामितीय जैसा है, तो इसका मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर चढ़ने के लिए पहले कदम कितने बड़े उठाते हैं, चाहे वे बहुत मामूली हों, चाहे वे अपने आकार में शर्मनाक हों, क्योंकि आप इतने बेकार हैं। लेकिन अगर आप उसमें अनुशासित हैं तो आप असाधारण रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगे। और तो यह अच्छी खबर है, आप कह सकते हैं कि आप बहुत छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, यहाँ तक कि ऐसे कदम भी जो अपने आकार में शर्मनाक हों, और आपको यह बात खुद से स्वीकार करनी होगी। लेकिन एक बार जब आप गेंद को लुढ़काना शुरू कर देते हैं तो वह रैखिक तरीके से नहीं बल्कि ज्यामितीय तरीके से लुढ़कती है। और यह जानना वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह आपकी अपनी मूर्खता का एहसास होने की चुभन को कम कर सकता है। यह ऐसा है, हाँ आप जानते हैं, हर किसी के पास अपनी कमजोरियां होती हैं। मान लीजिए वे बातें जिनके बारे में वे शर्मिंदा हैं। जब मैंने पहली बार जिम जाना शुरू किया तो मैंने सोचा मेरी उम्र क्या है, 1985 23, और मुझे लगता है कि मेरा वजन 135 पाउंड था और मैं 6 फीट 1 इंच लंबा था, बहुत ही पतला था। मैं पागलों की तरह धूम्रपान करता था और बहुत अधिक शराब पीता था, जैसे कि मैं अच्छी हालत में नहीं था। जिम में मैंने जो पहली कोशिशें की उनमें मैं एक स्विम एक्सरसाइज क्लास में गया। वहां मैं था और मेरे साथ एक बहुत मोटा जवान लड़का था। शायद वह मुझसे ज्यादा खराब हालत में नहीं था, और वहां 7 बूढ़ी महिलाएं थीं जिनकी उम्र 70 से ऊपर थी और वे मुझसे बेहतर तैर सकती थीं। ये काफी हद तक अपमानजनक था। तो मैंने उसका एक सेमेस्टर किया और खुद को थोड़ी बेहतर हालत में ले आया, और फिर मैंने जिम जाना शुरू किया, कसरत करने के लिए, वेट उठाने के लिए। और वह भी काफी कठिन था, क्योंकि आप जानते हैं मैं उस बेंच प्रेस के नीचे पड़ा होता था, 75 पाउंड उठाने की कोशिश कर रहा था, और कोई मसलदार आदमी आकर मुझे बताता था कि इसे कैसे करना है, और मैं सोचता था हाँ धन्यवाद, लेकिन आप जानते हैं यह शर्मनाक है। और अक्सर लोग जिम जैसी जगहों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे अपने लुक्स या अपनी हालत को लेकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। शुरुआत में नीचे से शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां आप कमजोर हैं। और अगर आप अपनी कमजोरी को सुधारना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप सबसे नीचे हैं और शुरुआती कदम दर्दनाक होंगे। मुझे इसमें लगभग 3 साल लगे, लेकिन मैंने धूम्रपान छोड़ दिया और फिर शराब पीना भी छोड़ दिया, और मैंने लगभग 3 से 3.5 साल में 40 पाउंड मांसपेशियां बढ़ा ली, कुछ ऐसा ही। मैं शारीरिक रूप से बहुत अधिक आत्मविश्वासी और बहुत अधिक समन्वित हो गया, क्योंकि डंबल्स के साथ वर्कआउट करने से आप समन्वित हो जाते हैं, है ना? क्योंकि ये सभी छोटे लिगामेंट्स और टेंडन्स का व्यायाम करता है, और खासकर मेरी लोअर बॉडी बहुत अधिक समन्वित हो गई। फिर मैं डांस कर सकता था, तो जब मैं डांसिंग के लिए बाहर जाता था तो वह बेहतर था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएट स्कूल में इसका बहुत अभ्यास किया था। लेकिन इस सब का मुख्य बिंदु यह है कि अगर आप अपनी कमजोरियों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपनी ही शर्म के सामने अपनी अपर्याप्तता को स्वीकार करना होगा। अब अगर आप और आपके आदर्श के बीच अंतर इतना बड़ा है, आपको पंगु बना देता है, तो उस अंतर को कम करना चाहिए। मैं लाइव शोज में जिन बातों पर चर्चा कर रहा हूं उनमें से एक ये है कि आपकी तुलना करने वाला समूह गलत है। यह तथ्य कि आप जानते हैं हमारे पास दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बैठकर सुनने का अवसर है ना? सबसे बेहतरीन दिमाग, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन विचारक, सबसे अधिक स्पष्ट बोलने वाले लोग जो अभी जीवित हैं, या उन लोगों को सुने जो उस समय जीवित थे जब वीडियो कैमरे मौजूद थे और अब नहीं हैं। और आप खुद की तुलना उस समूह से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वह आपका तुलना करने वाला समूह नहीं है। अगर आपके पास इतना प्रोत्साहन है कि आप बैठकर मुझे सुने और 3 घंटे तक इन गहरे विषयों, इन रोचक विचारों पर मेरी बातें सुनते रहें, तो आप पहले ही सामान्य समूह से अलग हो चुके हैं। आप पहले ही खुद से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो सही दिशा में हैं, जो लगभग कोई और नहीं पूछता। लेकिन क्योंकि आपका तुलना समूह वे लोग हैं जो अविश्वसनीय रूप से उच्च प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या आप सच में अपनी तुलना उनसे करने जा रहे हैं? यह अनुचित है। और जो समस्या मैं देखता हूँ वह यह है कि जिन लोगों के पास अपने लिए बड़े सपने हैं और वे महान कार्य करना चाहते हैं, वे अपनी नजरें ऊंची रखते हैं, लेकिन फिर भी तुलना में निराश महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक गर्व भी है ना? जैसे मैं बन सकता हूं, मैं बनना चाहता हूं, या फिर मुझे अपनी तुलना उन्हीं से करनी चाहिए, है ना? यही तो गर्व है।
और गर्व कुछ ऐसा है जैसे मुझे वैसा होना चाहिए, या कम से कम मैं वैसा हो सकता हूँ। ऐसा है कि हो सकता है आप बन सकते हैं, लेकिन जैसा आपने पहले ही बताया, बिना प्रशिक्षण के तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि निराशा वास्तव में झूठे गर्व के अनुपात में होती है। अब मैंने अपने पहले किताब में एक अध्याय लिखा था जिसमें था, अपनी तुलना आज के खुद से करो, किसी और से नहीं। माफ कीजिए, मैंने इसे थोड़ा बिगाड़ दिया, लेकिन आप बात समझ गए होंगे। आपके लिए सही तुलना समूह आप खुद हैं, जो आप कल थे, क्योंकि सबसे पहले आप ही अपने लिए एकमात्र उपयुक्त नियंत्रण समूह हैं, क्योंकि आपके पास कुछ खास प्रतिभाएं, संभावनाएं, सीमाएं और त्रासदियां हैं जो वास्तव में केवल आपकी ही हैं। और इसलिए हो सकता है कि आप किसी और से किसी एक पहलू में अपनी तुलना कर रहे हों, लेकिन यह उचित तुलना नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्हें कौन कौन सी प्रतिभाएं मिली हैं। आप ये भी नहीं जानते कि उनके पास कौन कौन से अवसर थे जो आपके पास नहीं थे आदि। ये बस उचित तुलना नहीं है। ये कहीं बेहतर है कि आप सोचें कि आप पहले कौन थे और फिर ये विचार करें कि क्या आप किसी क्षेत्र में कुछ बेहतर हो सकते हैं। और इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इसका उत्तर लगभग हमेशा हाँ ही होता है। अब आप उस परिवर्तन को किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं, और यह एक उचित बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको खुद की तुलना उस लक्ष्य से करनी चाहिए। किसी चीज को लक्ष्य बनाना और अपनी तुलना उससे करना, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बातें नहीं हैं। और आपकी यह कमबख्त तुलना भी एक भ्रांति है। आप जानते हैं, ये एक और बात है जिसे आपको समझना होगा कि जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से उनके जीवन के एक बहुत छोटे हिस्से को देख रहे हैं। आप उनके जीवन के उस छोटे हिस्से को देख रहे हैं जो सबसे अच्छा चल रहा है, लेकिन आप उनके जीवन के उस छोटे हिस्से को भी देख रहे हैं जिसे सबसे अच्छा दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है ना। और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन की कुल मिलाकर कितनी भयानकता हो सकती है। और आपको यह भी नहीं पता कि अगर मान लीजिए सौदा ये होता कि आप बनना चाहते थे रसेल ब्रांड, यह एक अच्छा उदाहरण है। आप रसेल ब्रांड बनना चाहते थे, आप उतने ही करिश्माई और प्रसिद्ध बनना चाहते थे जितने वे हैं। असल में आपकी असली इच्छा यह है कि आपको रसेल ब्रांड की सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन उसकी कोई भी समस्या ना मिले। अरे चलिए, मेरा मतलब है, ये तो बस, इसमें कोई हैरानी नहीं कि ऐसी सोच आपको निराश कर दे, क्योंकि यह मासूम है, इसमें द्वेष है, इसमें जलन है, इसमें कड़वाहट है, और यह अव्यावहारिक है। आपको अच्छाई के साथ बुराई भी स्वीकार करनी पड़ती है, और आपको बुराई के साथ अच्छाई भी स्वीकार करनी पड़ती है। और लोग शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं जब वे उन मशहूर लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी तरह वे बनना चाहते हैं। अगर इस पल में आप जो चाहें मैं आपको दे सकता, तो वह क्या होता? अगर आप अपने आसपास जो अव्यवस्था देखते हैं, उसमें से जितनी अव्यवस्था आप ठीक कर सकते हैं वह ठीक हो जाए, तो आपके आसपास की कितनी अव्यवस्था गायब हो जाएगी। सवाल हमेशा यही होता है, कुछ करना क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ न करना बहुत आसान है। आप बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। ये तो वाकई बहुत आसान है। सवाल यह है कि आप कभी कुछ क्यों करेंगे? और इसका जवाब यही होना चाहिए कि आपने किसी न किसी तरीके से यह तय किया है कि यह करना सार्थक है। कई मायनों में यही तो आपको विश्वविद्यालय में करना चाहिए। यही ठीक ठीक आपको करना चाहिए। ये समझने की कोशिश करना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, है ना? और आप उसी की ओर लक्ष्य करते हैं, और फिर आप जो कुछ भी सीखते हैं उसका इस्तेमाल उस इंसान को गढ़ने के साधन के रूप में करते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। और मेरा मतलब सच में वही है जिसे आप बनना चाहते हैं, न कि जिसे आपको बनना चाहिए। हालांकि ये दोनों बातें अक्सर एक दूसरे से मेल खाती हैं, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर आप मन लगाकर सही त्याग करते हैं तो बहुत सी चीजें आप सही कर सकते हैं। आपके पास 20 साल के एक युवा के लिए क्या सलाह है? एक योजना बनाएं, देखें कि आपकी रुचि किसमें है, किसी चीज में अनुशासन लाएं। इस संभावना को स्वीकारें कि आपके पास दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए है, और अगर वह योगदान न हो तो दुनिया थोड़ी कमतर हो जाएगी। जिम्मेदारी लेने से डरे नहीं। यही वह जगह है जहां आपको जीवन में टिके रहने का आधार मिलता है। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। इस मामले में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन यह समस्या कम ही होती है कि आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लें। असल में लोग अक्सर पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं लेते। बहुत सी चीजें जिन्हें लोग जाल समझते हैं,
असल में उनके जीवन का साधन होती है। और फिर अगला सवाल यह हो सकता है कि आपको सार्थक चीजें कहां तलाशनी चाहिए। और एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी खुद की प्रवृत्ति से सलाह लें, और दूसरा यह कि आप देखें कि लोग क्या क्या इकट्ठा करते हैं। ये जीवन भर मूल्यवान होता है, लेकिन इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आप से थोड़ी बातचीत करें, जैसे कि आप खुद को वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कैसे हैं। आप न तो दूसरों की बात मानते हैं, न ही अपनी ही कही बात मानते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा। ये ऐसा है जैसे आप एक खराब कर्मचारी हैं और उससे भी बुरे बॉस हैं, और ये दोनों ही आपके लिए काम करते हैं। समझ रहे हैं ना? आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, और जब आप खुद को कुछ करने के लिए कहते हैं तब भी आप उसे नहीं करते। आपको खुद को निकाल देना चाहिए और किसी और को पीटने के लिए ढूंढना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आप अपने खुद के नौकर नहीं हैं। यूं कहें तो आप वो इंसान हैं जिससे आपको बातचीत करनी है, समझौता करना है, और आप वो इंसान हैं जिसे आप एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना चाहते हैं। और यह लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वे खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो आप जानते हैं, वे हमेशा खुद पर सख्ती करते हैं, फिर टाल मटोल करते हैं, फिर सख्ती करते हैं, फिर टाल मटोल करते हैं। और यह ऐसा है, भगवान, ये कितना उबाऊ है और अपना समय बिताने का कितना दयनीय तरीका है। और आप जानते हैं वह कैसा होता है, क्योंकि शायद आप भी रोज 6 घंटे बर्बाद कर देते हैं। आपको यह मानना होगा कि आपके कार्यों में कोई उद्धार की संभावना है, क्योंकि वरना आप ऐसा क्यों करेंगे। और आप कह सकते हैं, हाँ, मैं कुछ हद तक इस पर विश्वास करता हूँ। ये ऐसा है, देखो, ये काफी नहीं है, समझे। आपको पूरी तरह से इसमें खुद को झोंकना होगा। और वैसे भी इसकी कीमत क्या है? ऐसा नहीं है कि आप इससे जिंदा बाहर निकलने वाले हैं। तो आप लगभग पूरी तरह इसमें शामिल हैं, चाहे आप चाहें या नहीं। और शायद अगर आप स्वेच्छा से पूरी तरह इसमें शामिल हों तो चीजें अभी से कहीं बेहतर हो सकती हैं।